गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, पिछला वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय तरंग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात कर रहे थे। और ये जो एक बेहतरीन वीडियो है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ये क्या, इस चैप्टर का जो भी वीडियो मिलेगा आपको, ये पूरा चैप्टर ही बेहतरीन है। इंटर के एग्जाम के लिए, कंपटीशन के एग्जाम के लिए इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटर के एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में भी इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत छोटा चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, 3 से 4 वीडियो मिलेगा इसका, और 4 वीडियो में आपके चैप्टर समाप्त। और इसमें इस 4 वीडियो में कम से कम आप इंटर के एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन लिख सकते हैं। 3 नंबर ये तो जेन्युइन है। तो हम पिछला क्लास में विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा पर बात किए थे। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, हम इसी टॉपिक पर पिछला क्लास में चर्चा किए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं। हमने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का परिभाषा बताया था 3 तरीके से। एक लैंग्वेज वाला परिभाषा बताया था, दूसरा ग्राफ का परिभाषा बताया था, तीसरा मैथ के हिसाब से परिभाषा बताया था। आज हम विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण के बारे में बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वालिटी कौन कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग के फीचर्स कौन कौन से हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण एग्जाम में पूछेगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके गुण लिखें। ये 5 नंबर में पूछेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और इसके गुण लिखिए, ये 5 नंबर पूछेगा। 2 नंबर में पूछेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण लिखे 2 नंबर में, तो हम मात्र 1-2 गुण लिख देंगे, 2-3 गुण लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन यदि 5 नंबर में पूछेगा तो हम आपको यहाँ पर 8 से 10 गुण बताएंगे। ये सारे गुण आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, पहला क्वालिटी है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपको पता होगा तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो उसी में विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा क्वालिटी इसका कि विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम में गमन करती है, बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम में मूव करती है। यदि कोई द्रव्यात्मक माध्यम आ जाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए रुकावट का काम करेगा वो। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम में गमन करती है, मतलब उसको गमन करने के लिए ठोस द्रव गैस वाला माध्यम नहीं चाहिए। द्रव्यात्मक मतलब द्रव्य, तो ठोस द्रव गैस वाला माध्यम नहीं चाहिए। यदि कोई ठोस द्रव गैस वाला माध्यम आ जाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वो बाधा का काम करेगा, वो रुकावट डालेगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम के गमन करती है। तीसरा टर्म है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जब देख रहे हो, ये E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती है। E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती है, या इसको समांतर भी कह सकते हो। विद्युत चुंबकीय तरंग E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती है। E क्रॉस B की दिशा इधर होती है, उधर ही विद्युत चुंबकीय तरंगें गमन करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें E क्रॉस B के समानांतर होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगें E क्रॉस B के समांतर होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें E क्रॉस B के अनुदिश गमन करती हैं या E क्रॉस B के समांतर गमन करती हैं। चौथा आपका टर्म जो आप देख रहे हो, विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत गमन करता है, दोनों के लंबवत होता है। इसमें बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, बहुत से लोग गलती कर देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग शब्द को समझिए, E एवं B
के लंबवत गमन करती हैं, ई क्रॉस बी के समांतर गमन करती हैं। दोनों लिखने का शैली अंतर अलग अलग है, देखिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें ई एवं बी के लंबवत गमन करती हैं, और विद्युत चुम्बकीय तरंगें ई क्रॉस बी के समांतर गमन करती है। इसी में लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा गलती करते रहते हैं। जो केवल लंबवत समांतर याद करते हैं ना, वो हमेशा गलती कर जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि यहाँ लिखने का तरीका क्या है। दोनों जगह लिखने का तरीका लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम गमन करती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें ई क्रॉस बी के समांतर गमन करती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। यहां तक क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। बहादुर, विद्युत चुम्बकीय तरंगें सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सब जो भी आप घटनाओं को देख रहे हो, विद्युत चुम्बकीय तरंगें ये सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी धातु की सतह पर गिरकर दबाव डालती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी धातु के सतह पर गिरकर दबाव डालती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं जब किसी धातु की सतह पर गिरती हैं तो प्रेशर डालती हैं, जिसे हम विकिरण दबाव के नाम से जानते हैं, जिसे हम विकिरण दबाव कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब किसी धातु की सतह पर गिरती हैं तो उस पर एक प्रेशर डालती हैं, उस पर एक दबाव डालती है, जिसे हम विकिरण दबाव के नाम से जानते हैं, जिसे हम विकिरण दबाव कहते हैं। रेडिएशन प्रेशर। मैंने कहने का मतलब है कि जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें पड़ती हैं तो सतह पर एक प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर पड़ता है, जिसे हम विकिरण प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब आगे जो हम टारगेट बताने वाले हैं, इसमें आप क्वालिटी जो बताने वाले हैं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में सबसे अधिक 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से गमन करती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गमन करती हैं। यानी निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल है वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल है वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पॉइंट लेकर के कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है या विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल या प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बहुत बेहतरीन टर्म है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू है, उनका अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का जो अनुपात है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। याद कीजिए, अभी हम जब पीछे के क्लास में ऑब्जेक्टिव बता रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय फ्लक्स एवं विद्युतीय फ्लक्स का अनुपात का बीमा क्या होता है। ये क्वेश्चन आया था। चुंबकीय फ्लक्स एवं विद्युतीय फ्लक्स के रेशियो का बीमा क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है B इंटू DA, विद्युतीय फ्लक्स का होता है E इंटू DA, DA से DA कट गया, B बटा E, और यहीं से हम डायरेक्ट निकाले थे, याद होगा, L इनवर्स T। हम बता रहे थे जब बीमा
तो हम बोले भी थे कि एक ऐसा डायरेक्ट टर्म होता है। देखिए बी बटा ई का बीमा एल इनवर्स टी और ई बटा बी का बीमा एल टी इनवर्स। ई बटा बी का बीमा एल टी इनवर्स और बी बटा ई का बीमा एल इनवर्स टी। यह याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का जो अनुपात है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का जो रेशियो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी ई बटा बी बराबर सी और बी बटा ई बराबर एल इनवर्स टी। एक बार 2018 के एग्जाम में पूछा भी था कि बी बटा ई का मात्रक क्या होता है। बी बटा ई का मात्रक क्या होता है? तो ई बटा बी वेग होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ई बटा बी का वेग होता है तो ई बटा बी का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। अब बी बटा ई का मात्रक होगा मीटर इनवर्स सेकेंड। ई बटा बी सी, इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। अब बी बटा ई का जो मात्रक होगा वो मीटर इनवर्स सेकेंड। ये एग्जाम में पूछा गया था, तो अब यहां से याद रखिएगा। मेन सब सवालों का जवाब यहीं से मिलेगा कि ई बटा बी जो है सी होता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का जो अनुपात है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, फिर से देख लीजिए। ई बटा बी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। ई बटा बी का बीमा क्या होता है? तो एल टी इनवर्स। और ई बटा बी का मान कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ई बटा बी का मान कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह यहां देखिए, ये तो पूछ भी चुका है। बी बटा ई का मात्रक मीटर इनवर्स सेकेंड और बीमा एल इनवर्स टी। क्लियर है? इसके बाद एक पॉइंट है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। यही हमारा समीकरण है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? आपको तो पता ही होगा कि चुंबक की परम चुंबकशीलता माध्यम की निर्वात की परम चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट माध्यम की शून्य की निर्वात की परम विद्युतशीलता। ये निर्वात की परम चुंबकशीलता, ये निर्वात की परम विद्युतशीलता। म्यू नॉट का मान पढ़ा चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान पढ़ा चुके हैं। म्यू नॉट का मान हम जानते हैं 4 पाई गुना 10 के पावर -7 और एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुना 10 के पावर -12। तो C बराबर निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे क्वालिटी हो गए। अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव आप ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से हमने आपको बताया कि ई बटा बी का मात्रक पूछा जाता है, ई बटा बी का बीमा पूछा जाता है, ठीक उसी तरह बी बटा ई का मात्रक, बी बटा ई का बीमा पूछा जाता है। ठीक उसी तरह 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा, बीमा एल टी इनवर्स होगा और इसका मान 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मीटर पर सेकेंड, बीमा एल टी इनवर्स और वैल्यू 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यदि आपको एग्जाम में मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया गया है तो हम चर्चा कर भी दे रहे हैं। अब जैसे ये न बताते हम और केवल ये बताते हैं कि वेग का समीकरण ये है, वेग का समीकरण ये है और एग्जाम में पूछ देता कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आप कहिएगा कि पढ़ाई नहीं हुआ है। ये सब बात नहीं है।
आपको जब पता है कि ये वेग का समीकरण है तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। जब आपको पता है कि ये वेग का समीकरण है तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए हमारा इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। बीमा LT इनवर्स और वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इस प्रकार आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग की क्वालिटी हमारा समाप्त हुआ। विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण हमारा समाप्त हुआ। विद्युत चुम्बकीय तरंग की ये क्वालिटी है। एग्जाम में जब पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा लिखेंगे और फिर उसकी क्वालिटी लिखेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा लिखेंगे और फिर उसकी क्वालिटी लिखेंगे। लेकिन यदि 2 नंबर में पूछेगा तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के केवल सब गुण नहीं लिखेंगे, कोई भी 2-3 गुण लेकर हम लिख देंगे। सब गुण नहीं लिखेंगे, केवल 2-3 गुण लिख देंगे। इसमें एक जगह फिर से चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें E×B के समानांतर होती है और E एवं B दोनों के लंबवत होती है। E×B के समानांतर होती है, E एवं B दोनों के लंबवत होती है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? बहादुर, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर वितरण कहें, बंटवारा कहें, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर वितरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब हम विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का आवृत्ति के आधार पर बंटवारा करते हैं या तरंगदैर्घ्य के आधार पर बंटवारा करते हैं, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का आवृत्ति के आधार पर हम बंटवारा करते हैं, क्योंकि देखिए बंटवारा करने का कोई ना कोई एक आधार होता है, कोई ना कोई एक शर्त होता है, कोई ना कोई एक पैमाना होता है, उसी आधार पर हम बंटवारा करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को यदि हम आवृत्ति के आधार पर बांटे या तरंगदैर्घ्य के आधार पर बांटे तो जो बंटवारा होता है, जो वितरण होता है, उसी को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर जो वितरण किया जाता है, उस वितरण के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, उसी को हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर जो वितरण होता है, उसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, उसी को हम लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा जो आप देख रहे हो, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बराबर E बराबर h न्यू होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, E बराबर hc/λ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि E समानुपाती न्यू और E समानुपाती 1/λ, यानी विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी दो ऑब्जेक्टिव भी हो गया। ये आपका एक तो ये फॉर्मूला हो गया E बराबर h न्यू, E बराबर hc/λ, और ये दो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगा विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा घटेगा। लेकिन जब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा घटेगा, और जब तरंगदैर्घ्य घटेगा तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बढ़ेगा। यही आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का वितरण जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम देता है, और किस आधार पर बंटवारा होता है वो आपके सामने है। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जब हम वितरण करते हैं, ये दो ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन है, ये दो ऑब्जेक्टिव जरूर भूलिएगा मत। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है।
अब हम बात करने वाले हैं कि वितरण करने के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, किस तरह का टेबल प्राप्त होता है। तो अब देखिए, लैम्डा बढ़ता है, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, आवृत्ति घटता है, आवृत्ति घटता है, गामा रे, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश और रक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो, टीवी। बहादुर, यही हमारे 7 कहिए 8 कहिए, यही हमारे 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है या निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो है या नहीं है जो भी सवाल होगा, बस आप यही याद रखिएगा, इतना ही विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, न इससे कम न इससे ज्यादा, यही विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी तरंगें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, सीधा सीधी बात। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो 3 को कोई और डाल देगा, एक वो इसमें से डाल देगा। या निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो 3 को इसमें का डाल देगा, एक वो बाहरी डाल देगा। तो बस इसका जवाब देने का तरीका यही है कि ये याद रखिए, इसमें देख लीजिए कि ये होता है, इसके अलावा दुनिया में जितने भी है वो सब नहीं होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे यही है। एग्जाम में जब भी पूछेगा कि निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा। अब इसमें एक और सवाल समझिएगा कि जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति घटता है, यानी घटते क्रम में आवृत्ति है और बढ़ते क्रम में तरंगदैर्घ्य है। यानी गामा का आवृत्ति मैक्सिमम अधिकतम है और गामा का तरंगदैर्घ्य मिनिमम है। यानी प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, तो गामा की। और निम्न में से किसकी आवृत्ति मैक्सिमम है, तो गामा की। यानी गामा की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, गामा की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और गामा का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य गामा का सबसे कम होता है और आवृत्ति गामा का सबसे अधिक होता है। उसी क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका आवृत्ति, और तरंगदैर्घ्य इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, इस तरह से। ये जरूर पूछता है, याद रखिए, इसलिए हमने आपको बता दिया। सेट जब हम देंगे तो उसमें भी बताएंगे कि गामा की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य गामा की सबसे कम होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्वालिटी हमने बताया, अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बताया। अब हम लोग आगे के वीडियो में इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, गामा के बारे में, एक्सरे के बारे में, सबके बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे, सबके बारे में अलग अलग पढ़ाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।